हर समय ऐसा लगता है कि हमें हमारा पीछा कर रहा होता है। कभी चीजें रोशन होती हैं और कभी धूप अंधेरा छा जाता है। आप कहेंगे ये क्या रहस्यात्मक बातें कर रहे हैं। रहस्य नहीं, ये बिल्कुल सच है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो कल का हस्तक्षेप है वो किस तरह काम किया है कि रुड़की में होने वाली धर्म संसद रद्द हो गई। और रुड़की में धर्म संसद जो होने वाली थी, हम सब जानते हैं कि हाल के दिनों में जितनी धर्म संसदें हुई हैं उनमें ज्यादातर में नफरती भाषण दिए गए हैं, टकराव की बातें हुई हैं, ईर्ष्या द्वेष का परनाला बहा है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब मोहब्बत, धर्म का मतलब जो धारण किया जा सके, धर्म का मतलब कि समाज में एक व्यवस्था के लिए मदद कुछ की जा सके, लोगों के जीवन को एक 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 अर्थ दिया जा सके। अगर यह धर्म का मतलब है तो ये धर्म संसदें जो हाल के दिनों में हुई हैं, कुछ एक वो निश्चित रूप से वो धर्म का निषेध करती हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी के मद्देनजर उत्तराखंड की सरकार को, खासकर प्रशासन को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, गृह सचिव को और जितने और बड़े बड़े वहां के पदाधिकारी हैं सबको निर्देशित किया कि किसी भी कीमत पर समाज को विभाजित करने वाली, समाज में अशांति पैदा करने वाली, कानून व्यवस्था को खराब करने वाली बातें अगर होंगी तो जिम्मेदारी आपकी होगी। और जब जिम्मेदारी उन्होंने प्रशासन पर डाली तो प्रशासन हरकत में आया। और वही प्रशासन जो पहले अलाउ करता था उसने धर्म संसद को 144 धारा लागू करके और नहीं होने दिया। अब तक पुलिस धर्म संसद को या इस तरह की धार्मिक जो गतिविधियां थीं, धर्म के नाम पर होने वाली सामाजिक अशांति पैदा करने वाली गतिविधियां जो धर्म के नाम पर की जाती थीं, उनको पूरी तरह छूट देती थी हमारी जो सरकारें हैं, और खासकर कुछ सरकारें, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाती थीं। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। इस बार हुआ यह कि रुड़की में धर्म संसद पर बंदिश एक तरह से लगी और वहां पर नहीं हो सकी धर्म संसद। कुछ आयोजकों को हिरासत में भी लिया गया है। इसे कहते हैं संविधान की रोशनी में कानून ने जब काम करना शुरू किया तो कैसे अशांति पैदा करने वाली, नफरत फैलाने वाली चीजें कैसे रुक गई। तो यह एक रोशनी है, ये अंधेरे में रोशनी है। एक जो छाया हुआ था अंधेरा कि जो चाहे वो जहां चाहे वहां जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना शुरू कर देता था। जो धर्म का अर्थ नहीं जानता है वो धर्म का अनर्थ निकालने लगता था। ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, टकराव, इस तरह की स्थितियों को पैदा करने लगता था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बाद कम से कम एक इस तरह के आशंकित या संभावित समागम को उस पर लगाम लग गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है दोस्तों कि अगर इस तरह की पहलकदमी न्यायिक मंचों से की जाती है तो भारत में, खासकर उत्तर भारत में, हिंदी हार्टलैंड में, जहां इस समय नफरत का माहौल, जहां इस समय विभाजन का माहौल, जहां इस समय धर्म संप्रदाय के नाम पर समाज को खंडित करने का माहौल काफी बढ़ गया है, उस पर रोक लग सकती है, उस पर लगाम लग सकती है। यह बिल्कुल साफ संदेश है। और मैं एक भारत के नागरिक के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में सुप्रीम कोर्ट के इस महान फैसले का खैर मकदम करता हूं। तो ये मैं समझता हूं कि अंधेरे में रोशनी की तरह है सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला, कल का हस्तक्षेप। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ दिखाई देता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक अंधेरा छा जाता है
और अंधेरा क्या छा जाता है? जब लोगों की आजादियों को, लोगों के अपने को व्यक्त करने के अधिकार को अचानक उस पर बंदिश लगा दी जाती है। और बंदिश ही नहीं लगाई जाती है, उनको एक तरह से उनके खिलाफ अत्याचार का सिलसिला शुरू हो जाता है। अनेक लोग ऐसे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। उनका कसूर यही है कि वो व्यवस्था जो चलाने वाली शक्तियां इस समय देश में हैं, राजनीतिक शक्तियां, उनसे वैचारिक रूप से असहमत हैं। और ऐसे असहमत लोगों को जेलों में डाल दिया गया है। जैसे इमरजेंसी में डाला गया था एक समय, हम सब ने देखा था। उनका क्या कसूर था? वे सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के दौरान सत्ता से असहमत लोग थे। आज भी ऐसे पूरे देश में दर्जनों लोगों को जेलों में डाल दिया गया है, और अगर आप लिस्ट बनाएं तो शायद ये बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। और उनका कसूर क्या है? वे अपराधी नहीं है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, मनगढ़ंत बातें उनके खिलाफ तैयार कराई गई हैं। कई जगह तो यह भी साबित हुआ है और सामने आई हैं चीजें कि उनके कंप्यूटर, उनके लैपटॉप में ऐसी चीजें डाल दी गई, डलवा दी गई जो उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी, और उसे एविडेंस के रूप में पेश किया गया। ऐसे लोग भी जेल में हैं। तो अभी जो ताजा मामला है, मैं आनंद तेलतुंबड़े साहब, गौतम नवलखा साहब या अन्य दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो अभी बात कर रहा हूं एक विधायक की, जिसको जनता ने चुना है, निर्दलीय चुना है, और वो दलित समाज से आता है। दलित समाज से आता है, गुजरात का है, जिग्नेश मेवाणी। जिग्नेश मेवाणी को प्रधानमंत्री जी पर एक विवादास्पद ट्वीट, अधिक से अधिक हम विवादास्पद कह सकते हैं, एक ट्वीट करने के लिए उनको एफआईआर दर्ज हुआ। कहां हुआ? गुजरात में नहीं हुआ, असम में हुआ। और उस एफआईआर के बाद असम की पुलिस आ गई गुजरात बनासकांठा, और बनासकांठा से उनको उठाकर ले गई कोकराझार, और कोकराझार में उनको कुछ समय के बाद हिरासत में जब वो थे, उसके बाद उनको जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद असम पुलिस ने हार नहीं मानी, उन्होंने उनको जमानत पर जाने की छूट नहीं दी, फौरन एक दूसरा केस लगा दिया। और अब केस क्या लगा कि एक असम पुलिस की एक महिला अधिकारी की तरफ से उन पर एफआईआर लागू कर दिया गया, लगा दिया गया। और जगह जो बताई गई, वो जिस जगह की चर्चा की गई वहां वो मौजूद नहीं थे, और उस पर यह आरोप उन पर लगा कि उन्होंने मिसबिहेव किया, उनका आचरण उचित नहीं था, और उनकी जमानत जो मिली, पुनः उन पर नए केस में उनको फिर हिरासत में ले लिया गया। अब ये बारपेटा का मामला है। तो अब मेरा यह कहना है दोस्तों कि एक निर्दलीय विधायक, जनता के रिप्रेजेंटेटिव, आखिर क्या वजह है कि उनको असम में इतनी ज्यादा प्रो एक्टिविटीज हो गई शुरू कि उनको गुजरात से उठा करके असम लाया गया रातों रात, और फिर उनको जमानत मिलने पर भी छोड़ा नहीं जा रहा है, आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि इस केस में भी अगर उनको जमानत मिल जाती है तो कोई और केस लगा दिया जाए, क्योंकि असम में हाल के दिनों में जिस तरह तमाम पत्रकारों पर, बुद्धिजीवियों पर, कलाकारों पर केसेस लादे गए हैं, वो एक अजीब लक्षण है, एक अजीब सिलसिला दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि असम में भी कोई प्रयोग चल रहा है, कोई महाराजनीतिक प्रयोग चल रहा है। अब जिग्नेश मेवाणी को क्यों अचानक टारगेट किया गया, उनको क्यों निशाने पर साधा गया? कहीं इसलिए तो नहीं कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और गुजरात के चुनाव में जिग्नेश मेवाणी का किरदार है, इसलिए कि वो निर्दलीय तो हैं, लेकिन वो गुजरात में जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है वो उसके साथ हैं, और गुजरात में 7% दलित आबादी है। और पिछले चुनाव में यानी 2017 के चुनाव में दोस्तों
ये जो 7% लोग हैं, 7% दलित आबादी गुजरात की, जिग्नेश मेवाणी लगातार कैंपेन करते रहे कांग्रेस के पक्ष में या विपक्ष के पक्ष में, लेकिन फिर भी दलित आबादी के बड़े हिस्से ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। यह सच है। भारतीय जनता पार्टी को ही वोट मिला था दलित समाज के बड़े हिस्से का मैं कह रहा हूं। जिग्नेश मेवाणी का इंपैक्ट सभी दलित समाज पर नहीं पड़ा। वो मुखर वक्ता हैं, लेकिन बहुत कामयाब संगठक नहीं है। गुजरात के हर एक क्षेत्र में दलित आबादियों के बीच उनका बड़ा संगठन भी नहीं है। लेकिन उनमें एक बात है कि वो डरते नहीं हैं, वो कंप्रोमाइज नहीं करते, वो सरेंडर नहीं करते। और यह बात जो है कहीं ना कहीं सत्ता संरचना को जरूर खल रही थी, जरूर बुरी लग रही थी, जरूर आशंका पैदा कर रही थी कि कहीं चुनाव से पहले ये कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो एक सवाल उठता है, गुजरात में बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिग्नेश मेवाणी को ही क्यों चुना गया इस बार। एक समय विनोद दुआ को चुना गया था, उनको भी ट्वीट के कारण ही उन पर केसेज लादे गए थे। विनोद दुआ पत्रकार की बात कर रहा हूं जो अब हमारे बीच नहीं है। तो दोस्तों, हमारा यह कहना है कि ये जो चीज है, ये जो ट्रेंड है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, किसी की भी सरकार हो। और इसमें शासन प्रशासन की संबद्धता दिखाई देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतने सारे लोग बयान देते रहते हैं, विपक्ष के लोग बयान देते रहते हैं, सत्ता पक्ष के लोग बयान देते रहे हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ न जाने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कैसे कितने सारे बयान दिए हैं। क्या कभी इस तरह के एफआईआर करा करके गिरफ्तारियां की गई? अगर विपक्ष का कोई नेता सत्ता पक्ष के नेता पर ट्वीट न करे, कोई टिप्पणी न करे, हां मर्यादा रहनी चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मर्यादा अगर किसी टिप्पणी में नहीं है तो उससे निपटने के दूसरे तरीके हैं। एक प्रांत से उठाकर दूसरे प्रांत में ले जाना, गिरफ्तार कर देना, राजनीतिक गतिविधियों से उसको ठप कर देना, मुझे लगता है कि यह देश की डेमोक्रेटिक कल्चर के लिए, लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए यह अच्छी बात नहीं है। शासन और प्रशासन के टूल्स को, तौर तरीकों को, उपादानों को इस तरह इस्तेमाल करने की पूरी छूट देना डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। इसलिए दोस्तों, जिग्नेश मेवाणी का मसला केवल उनका अपना मसला नहीं है, यह डेमोक्रेसी का मसला है। हमने इमरजेंसी देखी है, आज इमरजेंसी घोषित नहीं है, लेकिन तौर तरीके बेहद खतरनाक हैं। और यह जिस पर आन पड़ती है वही समझ पाता है कैसे कैसे लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। लगातार ये क्या ट्रेंड है कि जो जिससे आप नाराज हैं उन पर केसेस लगा दो, उन पर एफआईआर करा दो। डेमोक्रेसी ऐसे चलती है? ये डेमोक्रेसी नहीं है। आप सब जो आज सत्ता में हैं, आपने इमरजेंसी देखी है, आपके अनेक नेता इमरजेंसी में जेल रहे हैं। कई जगह जेलों में वामपंथी और भाजपाई, जनसंघी उस समय के कह लीजिए, ये सब साथ साथ जेलों में रहे हैं, दूसरी और पार्टियों के रहे हैं जेल में। अगर अतीत से हमने नहीं सीखा है और वर्तमान में वही गलतियां हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इतिहास को पलट नहीं रहे हैं, बल्कि इतिहास की नकल कर रहे हैं। यानी आपातकाल जिस तरह से लागू किया गया था, इतिहास के उसी तौर तरीके का फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी डेमोक्रेसी को डिरेल करने के हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि जिग्नेश मेवाणी का मसला उनका इंडिविजुअल मसला नहीं है, यह डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। और इस तरह के मसले इस देश में असंख्य लोगों पर लादे गए हैं। और गुजरात ही नहीं, देश के किसी भी प्रांत में चले जाइए,
विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, पत्रकारों पर, बुद्धिजीवियों पर लगातार केसेस लादे जा रहे हैं, एफआईआर किए जा रहे हैं। क्या इसका मतलब है? तो इसीलिए दोस्तों मैंने